एक दिन सुबह सुबह आपकी नजर अखबार की एक हेडलाइन पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है कि इंडिया ने अपने कर्मचारियों की सैलरी रोकी, पहले वो अपने शेयर होल्डर्स के कर्जे का भुगतान करेगी। इस हेडलाइन को कोई नौकरी पेशा आदमी पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि यहाँ पूरे इंडिया की बात हो रही है, और अगर गलती से उसने पूरी खबर नहीं पढ़ी तब तो ऐसी आफत आएगी कि हो सकता है कि भविष्य के डर से वो बीमार ही ना हो जाए। हालांकि पूरी खबर पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि इंडिया नाम की कोई कंपनी थी जिसने लॉस के चलते ऐसा एक्शन लिया। ठीक इसी तरह की अस्पष्टता रोकने के लिए ही एम्बलेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 लाया गया था। इसको लाने का मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्रीय प्रतीकों की अखंडता बनी रहे, व्यावसायिक लाभ के लिए इन प्रतीकों के दुरुपयोग न हो और राष्ट्रीय प्रतीकों और नामों से भ्रम और गलत फहमी को रोका जा सके। साथ ही प्रतीकों और नामों के यूज के जरिए उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन न किया जा सके। अभी हाल ही में इस एक्ट के वायलेशन से जुड़े एक इशू पर एक PIL फाइल की गई है। मुद्दा जुड़ा है अभी हाल ही में गठित हुए देश के राजनीतिक पार्टियों के नए गठबंधन INDIA से। दरअसल 18 जुलाई को बेंगलुरु में 26 विपक्षी पार्टियों ने भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन, अंग्रेजी में कहें तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस नाम का गठबंधन बनाया। इसी गठबंधन का शॉर्ट फॉर्म है INDIA। इसी शॉर्ट नेम इंडिया के विरोध में दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह शॉर्ट फॉर्म इंडिया राष्ट्रीय प्रतीक यानी एम्बलेम का हिस्सा है, ऐसे में कैसे इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। PIL के पक्ष में तर्क देते हुए पिटिशनर का कहना है कि इन 26 दलों ने ये नाम चुनाव में जनता की संवेदना का अनुचित लाभ, सहानुभूति और वोट हासिल करने के लिए ही रखा है। ये सभी दल राजनीतिक फायदे के लिए इस नाम को टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बाद राजनीतिक नफरत और हिंसा भी फैल सकती है। इसकी वजह से यह नाम भविष्य के चुनाव में होने वाले शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अब चूंकि इंडिया राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है, ऐसे में इसका यूज शॉर्ट फॉर्म की तरह किसी भी बिजनेस, कमर्शियल पर्पज और पॉलिटिकल पर्पज के लिए नहीं किया जा सकता है, और अगर ऐसा किया जाता है तो ये एम्बलम एंड नेम्स एक्ट 1950 का उल्लंघन होगा। अब जरा समझते हैं कि जिस एक्ट के हनन के नाम पर यह PIL फाइल की गई है वो इसके बारे में क्या कहता है। दरअसल साल 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से एक सिफारिश की थी जिसमें संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक, आधिकारिक मुहर और नाम को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं किए जाने की रिक्वेस्ट की गई थी। इसके बाद भारत ने भी अपने राष्ट्रीय ध्वज, प्रतीक और नाम के इस्तेमाल को प्रोटेक्शन देने के लिए एम्बलेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 अपने यहाँ एनफोर्स किया। इसी एक्ट के सेक्शन 3 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति या संस्था देश के नाम और उसके कुछ मान्य प्रतीकों का व्यावसायिक उपयोग केंद्र सरकार की अनुमति के बिना नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर किसी भी तरह का कोई क्लियर प्रावधान नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी या गठबंधन को बिजनेस और कमर्शियल पर्पस वाली संस्था मानी जाएगी। इसके पहले भी ऐसा ही एक वाकया BCCI को लेकर हुआ था। उस वक्त मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि एक्ट का सेक्शन 3 BCCI पर लागू नहीं होता है क्योंकि ये कोई ऐसी संस्था नहीं है जो कोई व्यापार, व्यवसाय या पेशा करती हो। इस मामले में जानकारों का भी कहना है कि राजनीतिक गठबंधन किसी भी तरह से लीगल एंटिटी नहीं है और न ही इसके बारे में कोई कानून में प्रावधान दिया गया है। इसलिए एक्ट का सेक्शन 3 इस पर लागू नहीं होना चाहिए, और अगर कोर्ट इस सेक्शन को राजनीतिक गठबंधन पर लागू करती है तो उसे कई सारे न्यूज एजेंसीज के भी नाम बदलने पड़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया टीवी, रिपब्लिक भारत, TV9 भारतवर्ष, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे नामों से भी कई अन्य न्यूज़पेपर अथवा मीडिया हाउसेस के नाम हैं। खैर, इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 26 दलों के साथ ही केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है और इस याचिका को विचार योग्य माना गया है।